तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज में 5वां वीडियो है और अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी शुरुआत हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की थी और हम 1853 के एक्ट तक हमने चीजों को खत्म कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि क्यों 1853 के बाद हमें 1858 और 1861 के एक्ट की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो कुछ बैकग्राउंड आप समझिए। 1853 के बाद 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ, जिसे हम सेपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपॉय म्यूटिनी। सेपॉय म्यूटिनी जो 1857 में हुआ था। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफी वास्ट है, लेकिन आपको बेसिक बैकग्राउंड में देना चाहूंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों हुई। और इस सेपॉय म्यूटिनी से पहले भी कुछ चीजें हुई थी इतिहास में, जिसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रभाव पड़ा था 1857 पे। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी दो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा 1848 से लेकर 1856 तक। 1848 से लेकर 1856 तक। और उसने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। हिंदी में उसे कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। इसमें एक सीधे सादे वर्ड में यही चीज समझ ले कि उसने एक हड़प नीति स्टार्ट की, जिसमें उसने वैसे प्रोविंशियल स्टेट को हड़पना स्टार्ट किया जिसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं था। गोद लिए हुए बच्चे को वो उस राज्य का उत्तराधिकारी कंसिडर नहीं कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो आप लोगों ने सुना होगा, झांसी की रानी का, झांसी का। ठीक है, जो और 1853 में झांसी को व्यपगत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत सीज कर लिया गया या फिर छीन लिया गया। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत जो मेनली हुई थी 1848 से हुई थी, सतारा महाराष्ट्र। सबसे पहले जिस प्रोविंस को इसके तहत हड़पा गया था उसका नाम था सतारा महाराष्ट्र, 1848। उसके बाद फिर बाद में क्रमशः जैतपुर, संबलपुर, इन सबको एक एक करके इस हड़प नीति के तहत हड़पा गया। लेकिन ये तो एक कारण रहा, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं प्रोविंशियल स्टेट्स में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक और इवेंट हुआ 1856 में। 1856 में एक और इवेंट हुआ, मैं यहां लिख देता लेकिन यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है, इससे मैं आपको धीरे धीरे चीजों को समझा रहा हूं। 1856 में एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ जिसे बोला गया विडो री मैरिज एक्ट, यानी कि विधवा विवाह पुनर्अधिनियम। वैसे तो ये देखा जाए सामाजिक तौर पे इसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी कि अगर कोई विधवा हो जा रही है औरत तो उसकी दोबारा से शादी कर दी जाए, लेकिन भारतीय लोग कहीं ना कहीं उस समय के हिसाब से ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के थे। ठीक है, तो उन्होंने समझा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज हमारे धर्म में अपने कहीं ना कहीं इंटरप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर भी लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। और ये सब मिला के जो रोष फाइनली फूटा 1857 में, जब ब्राउन बिस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। राइफल में कहीं कोई दोष नहीं था, दोष था उसके बुलेट में। ठीक है, और वो जो बुलेट था यानी गोली थी, उस पे सुअर और गाय के चर्बी के कारतूस लगे हुए थे। ठीक है, या फिर लेयर लगे हुए थे, जिसे फायर करने से पहले दांत से काट के और उसको फिल करना था बंदूक के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को एक क्षति पहुंची, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए सुअर बहुत ही एक धार्मिक आस्था रखता है। तो इन तीन चीजों को मिलाकर कहीं ना कहीं ये 1857 में विस्फोट हुआ, और जिसे हम सेपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं या फिर 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और उस 1857 के क्रांति ने वो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को झकझोर के रख दिया, और जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टली कंट्रोल या फिर भारत का सीधा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा। और उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत को एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव वे में रीऑर्गेनाइज किया गया। तो हम समझेंगे इसी पर्टिकुलर एक्ट को, 1858 को, 1861 के एक्ट को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसे नाम दिया गया था 1857 के जस्ट बाद का जो एक्ट आया था उसे नाम दिया गया 1858 का
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट को हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब चीजें कुछ ना कहीं इंडिया के फेवर में की जा रही थी, या फिर इंडिया के फेवर में कहने से ज्यादा ये है कि इंडियंस को खुश करने की कोशिश की जा रही थी, जाकि ताकि भविष्य में इस तरह का कोई भी हैवॉक या फिर डिस्ट्रक्शन इंडियन टेरिटोरी में ब्रिटिश के लिए ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा ऑथोरिटी किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन कहने का मतलब ये है कि वहां की महारानी या फिर राजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जैसा मैंने आपको समझाया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, ठीक है। और उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वापस से 1858 के एक्ट में किस पद में कन्वर्ट कर दिया गया? वाइसरॉय में। किसमें? वाइसरॉय में। हिंदी में इसे वाइसरॉय भी बोलेंगे, प्रोनाउंशिएट करेंगे इंग्लिश में तो इसे वाइसरॉय भी बोलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। किस एक्ट में इनको कन्वर्ट किया गया था, या फिर इस पद का इंट्रोडक्शन किस पर्टिकुलर एक्ट में किया गया था, वो पूछा जाता है। तो यहां पे भी आपको इस चीज को याद रखना है। तो सबसे पहले की वाइसरॉय पद की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। साथ ही साथ किसे सबसे पहले इस पद से नवाजा गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। कब से कब तक रहे? 1856 से लेकर 1862 तक। तो जैसे कि आप इनका टेन्योर देख पा रहे हैं या फिर कार्यकाल देख पा रहे हैं 1856 से लेकर 1862, तो कहीं ना कहीं ये 1858 के पहले से पद पे रहे होंगे। लेकिन उस समय इस पद का क्या नाम रहा होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपको यह भी जानना है कि इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। हमें नाम, एक्ट और साथ साथ उस इंसान का कार्यकाल भी साथ साथ याद रखना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अगर क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके भी पूछ ले तो आप चीजों को पकड़ लो बड़े आराम से, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है ना। उसके साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी थे, और इन्हीं दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन के चलते उस एक्ट में नाम दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। आगे समझाने से पहले फिर से मैं इस चीज को सबको समझा दूं कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर चौथे वीडियो से देख रहे हैं, या फिर तीसरे से देख रहे हैं, या फिर आज डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है, तो मैं उनको ये चीज समझा दूं कि हर पॉइंट जो मैं यहाँ समझा रहा हूं कहीं ना कहीं प्रीवियस वाले एक्ट से या फिर प्रीवियस के वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये चीज सीधे सीधे तौर पे बोलूंगा कि आप डे 1 से जाइए, एक एक वीडियो को देखिए, हर एक पॉइंट को समझिए, तब जाके आपको कहीं ना कहीं चीजों की क्लैरिटी हो पाएगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है कि एबोलिशमेंट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। इस ड्यूअल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। किस किस फॉर्म में? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सीधा सीधा काम था पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कमर्शियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो 1858 के एक्ट में इन दोनों बोर्ड्स को क्या किया? खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इसीलिए इसको बोला गया कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, उसे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में खत्म कर दिया गया, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल रहा, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल रहा था 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है। और इसी लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लाया था, ठीक है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, या फिर एक तरह से हड़प नीति भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको इस चीज को पहले भी समझा दिया कि कहीं ना कहीं ये 1857 के रिवॉल्ट में एक बहुत बड़ा फैक्टर या फिर कारक था।
तो 1858 के एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था पहले बार, और दूसरी चीज की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कब किया गया, किस एक्ट के थ्रू किया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको कारण पता हो मेनली कि क्यों खत्म किया गया, तो आपको इसको याद रखने में जरा से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को खत्म कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी खत्म कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट चलती है तो बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं चलती है। तो इन दोनों को समाप्त करने के बाद एक नया पद या फिर नए पोस्ट को डेवलप किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सचिव जिसे बोलते हैं, भारत का सचिव। इस भारत के सचिव के बारे में हम अब 1909, 1919, 1935, 1947 अब बार बार भारत के सचिव के बारे में समझेंगे कि भारत का सचिव इस पीरियड में कब था, कौन था। तो हमें तो सबसे पहले यही बेसिक पता होना चाहिए कि इस पद को इंट्रोड्यूस कब किया गया था। इस पद को इंट्रोड्यूस किया गया था 1858 के एक्ट में, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। और साथ में इसके साथ एक 15 सदस्य यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखिए। बार बार मैं इस चीज को नोटिफाई कर रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ मेंबर्स को बड़े ध्यान से समझिए। हर एक्ट में हर पर्टिकुलर पद के साथ या फिर हर पद के साथ एक काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया, कहीं इनका वॉल्यूम बढ़ाया गया, कहीं इनका नंबर्स घटाया गया। तो 1858 के एक्ट में ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत सचिव भी बोलते थे, ठीक है, भारत सचिव, उसको तो इंट्रोड्यूस किया ही गया, साथ साथ में एक 15 मेंबर का इसका काउंसिल भी स्टैब्लिश किया गया, और जिसका नेचर कैसा था, एडवाइजरी। कैसा था, एडवाइजरी मतलब सलाहकारी। मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी सलाहकारी समिति के बारे में बताया था। 4 लोगों की मेंबर हुआ करती थी काउंसिल, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ उसको स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ 15 सदस्यीय काउंसिल की शुरुआत की गई, और जिसका नेचर कैसा था, एडवाइजरी, सलाहकारी। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से रखना है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके यहां लिखा है। ठीक है, और अंतिम चीज 1858 के एक्ट के बाद कहीं ना कहीं सारा ब्रिटिश कंट्रोल, सारा ईस्ट इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में चला गया। तो ये तो कहानी रहा 1858 का एक्ट का। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आपको एक एक चीजें बड़ी बारीकी से समझ में आई होंगी, और जिसको नहीं भी समझ में आई, मैं ये चाहूंगा कि वीडियो को एक बार फिर से शुरुआत करें और धीरे धीरे चीजों को समझें। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मैं हर वीडियो में इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको 1 दिन 2 दिन तक वो चीजें रिटेन रहे या फिर याद रहे, लेकिन इसकी भी गारंटी है कि अगर आपने क्रोनोलॉजिकली या फिर क्रमशः नहीं समझा तो आपको परेशानी होगी। आगे बढ़ते हैं अब 1861 के एक्ट की ओर। ठीक है, अब इस चीज को देख पा रहे हैं कि एक्ट का नाम बदल रहा है। यहाँ पे नाम हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पे नाम हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन की समझ बोलिए या फिर उनका किसी तरह का स्ट्रैटेजी था कि उन्होंने अब ये सोचा कि लॉ मेकिंग में, इंडिया के लॉ मेकिंग में कहीं ना कहीं इंडियंस को ऐड करने की या फिर जोड़ने की शुरुआत की जाए। इस एक्ट का सबसे मेन रीजन यही था। इसी एक्ट ने बेस दिया है 1909, 1919, ठीक है, और 1935 तक के एक्ट को। तो बेस यहीं से डेवलप हुआ है, इसलिए इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से की गई। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको बड़े ध्यान से समझना है। हमने अभी तुरंत 1858 के एक्ट में ये चीज समझा कि 1858 के एक्ट में वायसराय पद का सृजन किया गया था या फिर वायसराय पद को डेवलप किया गया था। ठीक है, और वायसराय पद के साथ काउंसिल भी वायसराय, अब 1861 में वायसराय पद के साथ एक एक्सटेंडेड काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया, एक्सपेंडेड काउंसिल।
एक्सपेंडेड काउंसिल क्या था, मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देता हूं। ये जो एक्सपेंडेड काउंसिल था, लेजिस्लेटिव वर्क को देखने के लिए भारत में इसको डेवलप किया गया। लेजिस्लेटिव वर्क को देखने के लिए भारत में डेवलप किया गया, और इसमें यह प्रोविजन दिया गया था, इसमें 6 से 12 लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे। ठीक है, 6 से 12 लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे, और कुछ मेंबर्स ऑफिशियल्स होंगे यानी कि सरकारी होंगे, और कुछ मेंबर्स नॉन ऑफिशियल होंगे। और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को डायरेक्टली नॉमिनेट करने का जो राइट किसे दिया गया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। तो इसमें इस चीज को प्रोविजन में डाला गया कि आप एक्सपेंडेड काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल्स को, वाइसराय जो नॉन ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करेंगे उसमें इंडियंस होंगे। उसमें क्या होंगे, इंडियंस होंगे। मैंने आपको इसके शुरुआत में ही बताया था कि अब इस एक्ट का नियत कहीं ना कहीं भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में ले आना था। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में चीज समझाया था कि लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल्स होंगे उसको नॉमिनेट करने का राइट किसको दिया गया, वाइसरॉय को। और ये बोला गया कि आप इस नॉन ऑफिशियल्स में किसको ऐड कीजिएगा, इंडियंस को ऐड कीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऐड करने की शुरुआत कर दी गई थी, जोड़ने की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और इसी क्रम में लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को 1862 में वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह शायद आपको ना मिले, लेकिन इन 3 इंडिविजुअल्स का नाम किस एक्ट में इन्हें ऐड किया गया। ठीक है, ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझना है। वाइसरॉय के एक्सपेंडेड काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। ठीक है, और इसमें सबसे पहले किन 3 लोगों को किया गया, 1862 में किया गया, और उन 3 लोगों का नाम था पटियाला के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, सर दिनकर राव और राजा ऑफ बनारस। ठीक है, आपको ये वर्ड बाय वर्ड याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। जैसे जैसे जो एक्ट आप खत्म कर रहे हैं, वीडियो बाय वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक, मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक में उसको सॉल्व करते जाइए। इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी, और जो स्पेशल पॉइंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी पर्टिकुलर एक्ट से, वो चीजें आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन से 3 लोगों का नाम मैंने बताया, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, राजा ऑफ बनारस, और तीसरा नाम मैंने बताया आपको सर दिनकर राव। ठीक है, ये 3 लोगों को काउंसिल में ऐड किया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 1773 से जैसा हमने देखना शुरू किया कि कहीं ना कहीं कोलकाता प्रोविंस को पावरफुल बनाया जा रहा था, मद्रास और मुंबई को धीरे धीरे कमजोर बनाया जा रहा था, यानी कि शक्ति को एकत्रित किया जा रहा था, सेंट्रलाइजेशन की कोशिश की जा रही थी कोलकाता में। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1773 से ही हो चुकी थी, और 1833 तक आते आते उस शक्ति को एक अगले नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जा चुका था। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1833 में, मैंने अभी एक वर्ड समझाया था ना, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पावर को एक्सेस कर दिया गया, मतलब काफी हद तक बढ़ा दिया गया, और जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे उनके पावर को एकदम मिनिमम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं शक्ति का एकत्रीकरण एक जगह या फिर सेंट्रलाइजेशन एक जगह हो गया था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद इस चीज को कहीं ना कहीं भाप लिया गया था कि कमियां कहां हुई हैं, गलतियां कहां हुई हैं। तो सीधे तौर पे वो जो शक्ति था एक प्रोविंस को दे देना पूरे भारत के लिए, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव पावर मद्रास और मुंबई खो चुके थे 1833 तक आते आते पूरे तरीके से, उसे वापस रीस्टोर कर दिया गया, यानी कि वापस से उन्हें वो शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि इस 1861 के एक्ट में, 1861 के एक्ट में पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया या फिर विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ भारत में
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की भी शुरुआत की गई, प्रोविंशियल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी शुरुआत की गई, प्रोविंशियल। पूछा जाता है कि सबसे पहले भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट किस पर्टिकुलर एक्ट में आया था, ठीक है, इस चीज को हमें बड़े ध्यान से याद रखना है, किसमें आया था और कौन से 3 जगहों पे बनाया गया था। आया तो था 1861 के एक्ट में, ठीक है, लेकिन साथ में आपको यह भी याद रखना है कि कौन सी 3 जगहों पे सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टैब्लिश किया गया था। उस 3 जगहों का नाम मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है, ठीक है। सबसे पहला कहां बना? बंगाल में 1862 में, 1862 में। दूसरा कहां बना? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, उत्तर पश्चिमी प्रोविंस में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रोविंस में 1866 में। अगर किसी को विजिबिलिटी की इश्यू है तो मैं इसको वर्बली बोल भी दे रहा हूं, 1866 में। और लास्ट कहां बना? पंजाब में। कहां? पंजाब में 1897 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो 1861 के एक्ट में हुए थे, ठीक है। लेकिन लास्ट एंड लीस्ट जो सब इसमें साथ साथ सब इंपॉर्टेंट के साथ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या, मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले। जैसे कि आज की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, और उस बीजेपी की गवर्नमेंट में किसी ना किसी इंडिविजुअल को या फिर मिनिस्टर को, जिसे हम एमपी भी बोलेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दिया गया है। पोर्टफोलियो कहने का मतलब यह है एक मंत्रालय दिया गया है। जैसे कि किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, किसी को रक्षा मंत्री बनाया गया है, किसी को वित्त मंत्री बनाया गया है। तो एक एक इंसान को अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेवारी जो दी गई है उसे ही कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आप पोर्टफोलियो सिस्टम आज हमारे आधुनिक भारत में देख रहे हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1861 में हो गई थी और इसकी शुरुआत की थी 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने। मैं उसी लॉर्ड कैनिंग की बात कर रहा हूं जो भारत के पहले वायसराय थे, ठीक है ना। और वायसराय के काउंसिल से किसी एक इंसान को एक या फिर एक से ज्यादा मंत्रालय, या फिर किसी मंत्रालय तो आज का शब्द है, मैं पुराने की बात कर रहा हूं, किसी एक क्षेत्र के कार्य को देखने का जो कार्यभार दिया जा रहा था उसे ही हम कह रहे थे पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हमारी हुई थी 1861 के अधिनियम से। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप वीडियो को देखिए, धीरे धीरे चीजों को समझिए। वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इस पर्टिकुलर बोर्ड का पिक्चर साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वर्बली, आप वीडियो के साथ साथ उसको एक एडिशनल पॉइंट के तौर पे नोट करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं जो जो स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।